तुम सब ने अपनी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे मम्मी को देखा ही होगा। और ये चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है टट, इसका असली नाम कुछ और ही है। इसका असली नाम है किंग टूटैन खातिन, जिसने खुद अपना नाम इससे चेंज करके रख लिया किंग टूटैन खातुम। ये एंड में थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्यों? यही देखते हैं इस चैप्टर में, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ एनिमेटेड तरीके से देखेंगे कि कहीं भी तुम बोर ना हो। और चैप्टर खत्म करते ही चले जाना वेबसाइट पढ़लेक्चर.com पे, जहां मिलेगी वर्कशीट यानी एक पीडीएफ जिसके अंदर एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, हर एक चीज इस चैप्टर का मिल जाए। के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। अब यहाँ पर ही कौन है? अपना मेन कैरेक्टर जो है टट, चैप्टर का नाम ही है डिस्कवरिंग टट दी सागा कंटिन्यूज। यानी टट जो यहाँ किंग है ना, इसके बारे में जानना है, डिस्कवर करना है टट के बारे में। और दिस सागा कंटिन्यूज का मतलब, सागा मीन्स होता है स्टोरी, कि ये स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है। तो अब वही स्टोरी देखनी है। स्टोरी अगर मैं ऊपर से बताऊं तो ये है कि ये जो टट है, अपना जो किंग है, ये बहुत ही यंग एज में, टीनेज में ही मर गया। वो किंग था उस टाइम पे और टीनेज में ही मर गया। तो लोग सोचते रह गए उस टाइम पे कि क्यों मरा है, और लोगों को लगा कि हो सकता है इसका किसी ने मर्डर कर दिया हो, बट आज तक पता नहीं चल पाया था कि वो क्यों मरा। फिर जब ये इजिप्ट का रूलर था तो वहाँ पर यही कल्चर चलता है कि कोई भी बॉडी मर गई तो उसको पूरा पट्टियों से कवर करके, मम्मी बना करके उसको कॉफिन में रख दिया और बुरी कर दिया, यानी जमीन में गाड़ दिया। तो वही इसके साथ भी हुआ। बट जब इसके टॉम्ब की, जहाँ पर बरी किया गया था, जब इसके टॉम्ब की डिस्कवरी होती है 1922 में, तो लोगों को लगा कि हाँ चलो मर्डर हो सकता है, इनका मर्डर हो गया हो। बट अब क्या किया जा रहा था 2005 के टाइम पे, जो स्टोरी का प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम पे इसकी बॉडी को, इसकी मम्मी को ले जाया जा रहा था मॉडर्न डिवाइसेस में, सीटी स्कैन कराया जा रहा था इसकी बॉडी का, चेक करने के लिए कि एक्चुअली उस टाइम पे इसके साथ हुआ क्या था। और पहले पैराग्राफ में यही इसके बैकग्राउंड के बारे में लिखा है कि ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, कि ये टीनेजर था जब ये मर गया। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। यानी ये लास्ट ईयर था, यानी लास्ट इनहेरिटर था। तो इनहेरिटर मतलब कि जो राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। तो ये उस किंगडम का, ये उस फैमिली का जिसने सालों साल रूल किया था इजिप्ट पे, उसका लास्ट रूलर था, सबसे लास्ट वाला इनहेरिटर। तो जब ये टीनेज में ही मर गया तो इसको गोल्ड वर्ल्ड के साथ बिल्कुल बुरी कर दिया गया। फिर उसके बाद जब 1922 में इसका टॉम्ब मिलता है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, तब तक लोगों को यही लगता है कि हाँ मर्डर की वजह से इसकी मौत हुई होगी। बट अब 80 ईयर्स के बाद ये लिखा है, नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। 80 ईयर्स के बाद जब पहली बार ये अपनी टॉम्ब से बाहर निकल रहा है, यानी अपनी कब्र से बाहर निकल रहा है, इसकी मम्मी यानी इसकी बॉडी को बाहर निकाला जा रहा है। और कहाँ ले जाया जा रहा है? टट has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic construction of the boy's pharaoh। यानी सीटी स्कैन के लिए इस बॉडी को ले जाया जा रहा है, किस लिए? ताकि नए क्लूज निकल सकें इसकी लाइफ के बारे में, इसकी डेथ कैसे हुई इस बारे में, और प्रीसाइज डाटा यानी बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही क्लोज डाटा पता चल पाए, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो पाए इस बॉयज फेरोआ का। बॉयज फेरोआ मतलब होता है रूलर, ठीक है? ग्रीस में जो रूल करते हैं उनको फेरोआ बोलते हैं। तो बॉयज मतलब क्यों बोला गया? क्योंकि एक टीनेजर रूलर था। अब इसकी फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब? जैसे तुमने वर्ड सुना होगा फॉरेंसिक, तुम्हारे दिमाग में आया होगा सीआईडी और साड़ू के। नहीं साड़ू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फॉरेंसिक डेटा को रिकंस्ट्रक्ट करके पीछे जाया जाएगा टाइम में, कि इसके फोर फादर्स कौन थे, कैसे इसकी उस टाइम पे डेथ हुई होगी, इसके डीएनए की हेल्प से और बाकी सारी जेनेटिक जो भी डेटा अवेलेबल है उसकी मदद से। यही होता है फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, यानी फॉरेंसिक साइंस की मदद से रिकंस्ट्रक्ट करना, उसकी लाइफ को, डेथ आदमी की लाइफ को उल्टा कंस्ट्रक्ट करना और जानने की कोशिश करना कि क्या हुआ होगा उसके साथ। अब आगे बढ़ते हैं। एंड angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। क्या मतलब? मैंने बताया ना कि अब 2005 में इसको ले जाया जा रहा है कहाँ? इसकी टॉम्ब से निकाल करके, यानी कब्र से निकाल करके उठा करके ले जाया जा रहा है इजिप्ट के ही रास्तों के थ्रू, डेजर्ट होता है वहाँ पे, पूरा डेजर्ट के थ्रू ले जाया जा रहा है सीटी स्कैन की मशीन के पास। अब जब ये लोग जा रहे हैं तो वही जैसा हमने मूवीज़ में देखा है, जब भी कहीं पे मम्मी जा रही होती है तो बहुत ही भूत का सीन होता है। यहाँ पर भी बहुत ही हॉरर सीन है। क्या सीन है? एंग्री विंड स्टीड अप का मतलब होता है मूव करना, स्ट्रेट करना। तो बहुत ही गुस्से वाली विंड चल रही है, बहुत ही गुस्से वाली हवा चल रही है, और इतने गुस्से में लग रही है कि जैसे लग रहा है कि घोस्टली डस्ट डेविल सामने आ गए हैं।
यानी जब वो हवा चलती है डेजर्ट में तो रेत के इस तरह से टीले बन जाते हैं, तो वो लग रहा है जैसे कि भूत खड़ा हुआ है सामने, डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन, क्योंकि किंग, उस टाइम के किंग को, वहाँ के तुम किंग को उसकी टॉम से निकाल करके ले जा रहे हो, तो जो वहाँ का एटमॉस्फियर है वो बहुत ही हॉरिफिक सा है। और आगे लिखा हुआ है हिज रेस्टिंग प्लेस द वैली ऑफ द किंग्स, कि उसकी रेस्टिंग प्लेस क्या थी जहाँ पे वो था इतने सालों तक, द वैली ऑफ द किंग्स। ये मैप भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो। Dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were revealing the stars in cascade grey. सुनो ध्यान से, डार्क बेलीड क्लाउड्स का मतलब कि जो बादल थे ना वो बहुत ज़्यादा गहरे थे, बहुत ज़्यादा काले बादल छाए हुए थे, और ये बादल सिर्फ एक जगह पे रुके नहीं थे, ये मूव कर रहे थे पूरे के पूरे डेजर्ट स्काई में। जो आसमान था पूरे के पूरे बादल मूव कर रहे थे काफ़ी तेज़ी से। स्कडेड का मतलब मूव करना, स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, पूरे डेजर्ट स्काई में मूव कर रहे थे पूरे दिन, ऑल डे। एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, कि ये जो बादल मूव कर रहे थे ना आसमान में, ये व्हील कर चुके थे, यानी पूरा का पूरा कवर कर चुके थे, जितने भी स्टार्स थे ऊपर उनको क्लाउड्स कवर कर चुके थे कैस्केड ग्रे कलर में। कैस्केड यानी कि एक बॉक्स जैसी चीज़, पूरा का पूरा एक बॉक्स टाइप का ऊपर बना दिया था कैस्केड ग्रे कलर का। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। मैंने बताया प्रेजेंट टाइम क्या था, 6 बज रहे थे शाम के, 5 जनवरी 2005 का दिन था। क्यों इतना कुछ हो रहा था, इतना हॉरिफिक माहौल? क्योंकि वर्ल्ड की सबसे फेमस ममी को पहली बार उसकी टॉम से निकाल करके ले जाया जा रहा था। कहाँ पर? एक सीटी स्कैनर में। वही लिखा है, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो। यानी सीटी स्कैनर में किसकी बॉडी डाली जा रही थी? बहुत ही वर्ल्ड की सबसे फेमस ममी की। और क्यों? ताकि जो इतनी सालों से चली आ रही मेडिकल मिस्ट्री है, लिंजरिंग मतलब लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही सालों से जो चली आ रही है मेडिकल मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए, कि इनका मर्डर कैसे हुआ, मर्डर हुआ या फिर डेथ कैसे हुई, लाइफ कैसी थी, ये सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए लिखा है ना, ब्रॉट हियर टू प्रोब। प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेट करना। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जो यंग रूलर थे जो कब मर गए थे? 3,300 ईयर्स अगो, इतने सालों पहले। और तुम्हें अगर लग रहा है कि ये सब क्यों किया जा रहा है, तो जानने के लिए कि एक्चुअली मम्मी होता क्या है, वो रूलर जो इतना फेमस था वो क्यों मरा, कैसे मरा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आगे देखो। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड रॉक कट टॉम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे दियर रिस्पेक्ट्स। अब हर समय की तरह, क्योंकि वो एक फेमस रूलर थे, तो पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते थे, ठीक है, वो सब आए थे, लाइन लगाकर देख रहे थे और 26 फीट अंडरग्राउंड टॉम्ब को देख रहे थे। ये टॉम्ब किस तरह से बना था? 26 फीट अंदर था, ग्राउंड के अंदर, अंडरग्राउंड। देखकर अपनी रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, यानी विश कर रहे थे। दे गेज्ड एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर एंड पियर्ड एट टर्ट्स ग्लाइडेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड। मतलब कि ये सारे के सारे जो टूरिस्टर्स थे, जो टूरिस्ट थे, वो क्या देख रहे थे? देख रहे थे मुराल्स ऑन दी वॉल्स ऑफ द बुरियल चैम्बर। मुराल्स का मतलब होता है पेंटिंग, आर्ट वर्क। तो जो पेंटिंग हुई थी, जो आर्ट वर्क हुआ था, जो चैम्बर है ना उसकी वॉल्स पे, उसको बड़ी ध्यान से देख रहे थे। और सबसे ज़्यादा ध्यान से क्या देख रहे थे? टट का, उस किंग का ग्लाइडेड फेस, जो बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर था, यानी सबसे ज़्यादा ध्यान वहीं पर जा रहा था, उसकी ममी शेप आउटर कॉफिन लिड पर बना हुआ। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर। मतलब जो कुछ विजिटर्स थे वो आपस में कुछ विस्पर कर रहे थे गाइड बुक से पढ़ के। अब जैसे हम ही कहीं लोकेशन पे जाते हैं, जैसे ताजमहल पे गए, तो थोड़ी बहुत कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये किसने बनवाया था, बनवाने के बाद हाथ काट दिया था, तो ये आपस में धीरे धीरे खुसफुस कर रहे होते हैं। विस्पर मतलब धीरे धीरे बात करना, जैसे तुम क्लासरूम में पीछे करते हो। अदर्स स्टूड साइलेंटली, परहैप्स pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. मतलब कि और जो लोग थे वो शांति से खड़े हुए थे। अब परहैप्स मीन्स शायद, तो शायद वो पॉन्डरिंग मतलब सोचना, तो शायद वो सोच रहे थे कि टट की जो अनटाइमली डेथ हुई ये किस वजह से हुई। और कुछ लोग तो इस वजह से भी शिवर कर रहे थे, यानी काँप रहे थे कि क्या पता अगर वो देखकर कुछ उल्टा पुल्टा बोल दें तो क्या पता फरोहा का कर्ज लग जाए, यानी रूलर का, किंग का कर्ज लग जाए। और माना जाता था ये जो कर्ज है, यानी ये जो श्राप है, अगर लग गया तो किसी की भी किस्मत खराब हो सकती है या तो डायरेक्ट किसी की मौत हो सकती है। तो ये लोग सोच रहे थे कि क्या ये जो बात है ये सच है, हो सकता है इसका कर्ज हमें लग सकता है। आगे देखो, द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट character did in the 1920s, said Zahi Hawass. तू समझा? हाँ,
नहीं तू समझा नहीं। अब यहां पर दो नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। सबसे पहला कैरेक्टर और दूसरा जाही हवास। ये जाही हवास कौन है? सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज का। एंटीक्विटीज का मतलब होता है जो डिपार्टमेंट पुरानी चीज़ों का ख्याल रख रहा होता है, पुरानी चीज़ों की आर्कियोलॉजिकल स्टडीज कर रहा होता है। तो उस डिपार्टमेंट का वहाँ इजिप्ट का हेड था, सेक्रेटरी जनरल था। कौन? जाही हवास। और जो दूसरा आदमी है वो कौन है? कैरेक्टर। तो ये जाही हवास कैरेक्टर के बारे में बोलता है कि ये जो मम्मी है ये इतनी बैड कंडीशन में इसलिए है क्योंकि इसके साथ गलत किया गया। किसके द्वारा? कैरेक्टर के द्वारा 1920s में। अब क्या गलत किया गया आगे देखो। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। ये कब बोलता है वो? जब वो झुक करके आगे उस बॉडी को ध्यान से देखता है। कैरेक्टर का फुल नेम है हॉवर्ड कैरेक्टर, दैट इज was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching। अब हमें कैरेक्टर के बारे में यानी हॉवर्ड कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि ये कौन थे? ये आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में टट्स के टॉम्ब यानी वही अपने किंग जो है टट है उसके टॉम्ब में यानी कब्र में गए और सर्च किया। कंटेंट्स दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इसका मतलब कि जो पूरा का पूरा कंटेंट था उस कॉफिन के अंदर जो भी चीज़ें थीं वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि हैस्टिली रैंसैक्ड की गई हो, यानी बहुत ज़्यादा फास्टली। हैस्टिली का मतलब बहुत ज़्यादा फास्टली, और रैंसैक्ड का मतलब लूटेड, लूटा गया हो उसमें से कई चीज़ें इन एंटीक्विटी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें थी। बट फिर भी ये सब लूट वूट के बाद भी वो कंटेंट सरप्राइजिंगली कंप्लीट था, सब कुछ वहाँ पर था। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, दियर इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन कॉज a sensation at the time of the discovery and still get the most attention। यानी कि उस टाइम पर जब ये सारी चीज़ें देखी गई, जब उसके कॉफिन में देखा गया कि गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स यानी गोल्ड के आर्ट पीसेस पड़े हुए हैं, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों को लग रहा था कि हाँ ये गारंटीड रिसरेक्शन हो सकता है, यानी रिस्टोरेशन टू लाइफ, वापस ये लाइफ में जा सकता है। और ये सेंसेशन था उस टाइम का जब डिस्कवरी हुई, और आज भी लोग इसी चीज़ से वापस अटेंशन में आ जाते। टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ everyday things he had want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine। but एक और चीज़ ये थी कि टट को इस तरह से बरी किया गया था कि आफ्टर लाइफ चीज़ें भी उसके पास थी। देखो एक जगह तो लोग ये मान रहे हैं कि हो सकता है कि मम्मी वापस से उठ के जिंदा हो जाए और रिस्टोरेशन टू लाइफ हो जाए, यानी किंग वापस से जिंदा हो जाए। बट एक तरफ ये भी माना जा रहा है कि इसकी आफ्टर लाइफ हो सकती है, यानी मरने की बाद वाली जिंदगी, जो कई लोग मानते हैं। तो इसलिए मरने की बाद वाली जो एक अलग जिंदगी उसकी होगी इंसानी दुनिया से अलग, उसके लिए कई सारी चीज़ें इसकी कॉफिन में रखी गई थी, जैसे बोर्ड गेम्स। बताओ मरने के बाद भी वो गेम ही खेल रहा है, क्या फायदा। और एक ब्रॉन्ज रेजर, वाह शेविंग के लिए। लिनन अंडरगारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स का ख्याल रखा गया है। और केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, भाई राजा हैं तो खाना भी चाहिए और पीने को भी। खैर आगे बढ़ते हैं। ये सारी रिसर्च किसने की थी? हॉवर्ड कैरेक्टर ने। और आफ्टर 3 months of carefully recording the Ferwas funerary treasures, Caton began investing his 3 nested coffins। यानी 3 महीने तक केयरफुली उन्हीं ने, केटर ने ही, फेरवा की यानी रूलर की फ्यूनरी ट्रेजर्स यानी जो फ्यूनरल के साथ बॉडी के साथ जितनी भी चीज़ें पाई गई थी ना, उन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद, जो मैंने बताया अभी, जैसे बोर्ड गेम्स और ब्रॉन्ज रेजर, अंडरगारमेंट, सब चीज़ें पाई गई थी, इनकी इन्वेस्टिगेशन तो कर ली। अब इन्वेस्टिगेशन चालू की, बेगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 nested coffins। 3 nested coffins का मतलब कि 3 लेयर वाली कॉफिन थी, यानी वो जो कॉफिन थी जिसके अंदर से कभी कभी अंडरटेकर निकल आता है, तो वो कॉफिन एक नहीं थी, सिर्फ एक कॉफिन के अंदर एक कॉफिन, फिर उस एक कॉफिन के अंदर एक और कॉफिन, और ये जो थर्ड वाली फाइनल कॉफिन है इसके अंदर बॉडी रखी थी, यानी 3 लेयर्स की कॉफिन थी। अब जब उन्होंने पहली खोली तो देखते हैं क्या मिला। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April। क्या मतलब कि जब उन्होंने पहली वाली कॉफिन खोली तो देखा क्या क्या चीज़ें बिखरी हुई थी। एक श्राउड था यानी एक चादर थी, और गार्लैंड्स यानी मालाएं पड़ी हुई थी, किसकी बनी थी? विलो की और ऑलिव लीव्स की। फिर वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स यानी लोटस के फूल, और कॉर्नफ्लावर्स थे। और कॉर्नफ्लावर्स इस चीज़ का एविडेंस थे। क्या लिखा है? एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, क्योंकि कॉर्नफ्लावर्स मार्च और अप्रैल में ही पाए जाते थे, तो ये इस बात का सबूत थे कि ये बॉडी मार्च या अप्रैल में यहाँ पर दफनाई गई होगी। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, फिर पहला खोल लिया था, अब सेकंड खोला, थर्ड खोला, तो जब वो फाइनली लास्ट वाले कॉफिन के अंदर ममी तक पहुंचते हैं, थ्रू ही रैन इनटू टबल, द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डेंड। बहुत ही मुश्किल से वहाँ तक पहुंचे थे, बट उन्होंने देखा कि जो रेजिन्स थे, यानी वो जो पट्टियाँ बांधी जाती है ना ममी बनाने के लिए, वो पूरी की पूरी वो पट्टियाँ अब हार्ड हो चुकी थी, इतनी हार्ड कि बिल्कुल सीमेंट जैसी टट की बॉडी को बॉटम से चिपका रखी थी। ठीक है, सीमेंटिंग
टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो उसकी कॉफिन थी ना वो गोल्ड की थी. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम. कैटर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन. अब कैटर ने अपनी रिसर्च में, वो क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट थे तो सिर्फ बातचीत नहीं करते थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने लिखा भी इस बात को कि कोई भी अमाउंट का लेजिटिमेट फोर्स, कितना भी अमाउंट का फोर्स लगा लो ठीक ठाक, ये मूव नहीं हो सकता. अब आगे क्या करना चाहिए, व्हाट वाज टू बी डन. तो तुम मुझे कमेंट बता सकते हो कि क्या करना चाहिए. आगे स्टोरी में सुनो कि असली में क्या हुआ. पॉपकॉर्न खाओगी. Sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Cater tried to use it to loosen the resins for several hours. यानी उन्होंने सोचा कि जो सन है यानी सनलाइट है, धूप है, ये इस चीज़ को बिल्कुल हैमर की तरह बीट सकती है, बीट करके सॉफ्ट कर सकती है. और इतनी धूप कहाँ मिलेगी, फार साउथ में, इजिप्ट में. और कैटर ने यही करने की कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने कई घंटों तक उस मम्मी को बिल्कुल ब्लेजिंग सनशाइन में रख दिया. दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. इतने ज़्यादा टेम्परेचर तक उस मम्मी को हीट कर दिया गया. नथिंग बस्ट. बट इतना होने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ. बस्ट मतलब मूव होना, कुछ भी नहीं हिला. वो मम्मी अपनी जगह से नहीं हिली, चिपकी थी बिल्कुल सीमेंट जैसी. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. अब उन्होंने अपनी पूरे जो फाइल लिख रहे थे उसमें लिखा कि अब ये जो मटेरियल है ना, इसको हटाने के लिए चिसल करना पड़ेगा. चिसल्ड अवे यानी कारपेंटर की दुकान पे जाओ तो एक टूल होता है जिससे घिस घिस के वो लकड़ियों की परत निकाल रहा होता है. तो उसी तरह से उसी मटेरियल से, उसी टूल से घिस करके नीचे से बिल्कुल उनके लिम्स को और ट्रंक को यानी बॉडी को पूरा उखाड़ करके निकालना पड़ेगा. बट ये तो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट होगी यार, क्योंकि वो कोई एरी गैरी बॉडी नहीं है, वो एक किंग की, उस टाइम के रूलर की बॉडी थी. बट उस टाइम पे कैरेक्टर ने यही किया. और इसको डिफेंड करने के लिए, इस बात को डिफेंड करने के लिए ये बताया गया कि उस टाइम पे ज़्यादा चॉइसेस कैरेक्टर के पास नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजीज भी नहीं अवेलेबल थी. And if he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. मतलब कि अगर कैटर ने उस टाइम पे ऐसा नहीं किया होता अपनी रिसर्च के लिए, तो चोर आते और अपने फायदे के लिए किसी ना किसी तरीके से गार्ड्स को स्केप करके, सर्कमवेंट मतलब स्केप कर जाना, तो गार्ड्स को स्केप करके आते और रिप मतलब होता है फाड़ देना, तो पूरा का पूरा गोल्ड रिप करके यानी कि निकाल करके ले जाते. इन टर्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम. देखो, जब टट की मृत्यु हुई, डेथ हुई, तो उस टाइम पर ये जो अमीर लोग थे ये बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे, बहुत ज़्यादा रिच थे, और ये मानते थे कि अपने साथ ही अपने अमीरी ले जाएंगे. मतलब कि उनकी जो मौत के बाद वाली लाइफ है वहाँ पर वो कंफर्टेबली रहें, इसलिए क्या क्या चीज़ें रखी गई थी वहाँ पर. किंग टट वॉज लेविस्ड विथ, लेविस्ड यानी कि उनको भर भर के सारा सामान दिया गया, जैसे कि ग्लिटरिंग गुड्स यानी कि चमकदार सारे के सारे आभूषण, सारे के सारे सामान, प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस. इनलेड नेकलेसेस का मतलब एम्बेडेड नेकलेस, जहाँ पे नेकलेस नॉर्मल नहीं था, उसके अंदर एम्बेडेड थी मोती, डायमंड्स, हीरे, यानी बहुत ज़्यादा प्रीशियस चीज़ें थी. और ब्रेसलेट्स, रिंग्स भी दी गई थी. एमुलेट्स, एमुलेट्स का मतलब तावीज़, जो थोड़ी सी होली चीज़ मानी जाती है ताकि वो सेफ भी रहें. अ सेरेमनियल एप्रन, एप्रन भी दिया गया. सैंडल, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, फिंगर्स और टोज के लिए शीट्स भी दी गई ताकि वो कवर्ड रहे. एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, मतलब कि अंदर का जो इनर कॉफिन था और मास्क था वो पूरा का पूरा गोल्ड का था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड. टू सेपरेट इट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट्स, कैटर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड एंड सिवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. बट उस टाइम पर तो इतना कुछ दे दिया. अब जब कैटर को ये रिसर्च करनी थी तो उसने और उसकी टीम की, कैटर्स मैन यानी उसकी टीम के लोगों ने ये मम्मी का हेड पहली बात तो निकाल दिया और कई सारे जॉइंट्स भी तोड़ दिए. क्यों? ताकि इनकी एडोर्नमेंट्स जो हैं, जो भी इनके ऑर्नामेंट्स हैं, जो भी चीज़ें इन्हें सजाई गई है, दी गई है, जो सीमेंटेड हो गए हैं, ये इस बॉडी से अलग किए जा सके. वंस दे हैड फिनिश्ड, जब इनका काम हो गया उसके बाद इन्होंने ये सारी चीज़ रीअसेंबल करके वापस से ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, उन्होंने वापस से सैंड बिछा करके, रेत बिछा करके सारी चीज़ें सही से रख दी एक पैडिंग के साथ, यानी कपड़ा वपड़ा रख के, ताकि ये जो डैमेज है इसको कंसील कर सके, रिकवर किया जाए. रिस्पेक्ट के साथ वापस से रख दिया. द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, यानी अब जहाँ पर वो बेड बन गया है टट का, जहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है. आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली. अब वापस आते हैं 2005 में, जब किसका ज़माना था? अपने जाही हवास जी का. उस टाइम पे केटर कब था? 1920s में था केटर. अभी जाही हवास के ज़माने में 2005 में आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, कि इतने सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है आर्कियोलॉजी, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ. कि अब उस टाइम की तरह ट्रेजर, सोने, हीरे, गोल्ड, ये सब पे फोकस करने से ज़्यादा फोकस किया जाता है लाइफ की डिटेल्स पे और मिस्ट्रीज खोजने में. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अच्छी टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं, एडवांस टूल्स, जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी. 1968 में क्या था? इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कैरेटर डिस्कवरी, कैरेटर ने ये सब कब किया था? 1920 में. तो 40 सालों बाद
20+40 1968 में लगभग एक एनाटमी के प्रोफेसर ने एक्सरे किया इस मम्मी को, पूरी की पूरी मम्मी का एक्सरे निकाला एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, एक फैक्ट पता किया क्या कि बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। उन्होंने बताया एक्सरे में तो मालूम पड़ता है कहाँ कहाँ पे बोन्स है, तो वहां पर ऐसे ब्लैंक दिखा होगा, तो उन्हें मालूम पड़ गया कि जो चेस्ट वाला पार्ट था उसके अंदर तो ना ही इनके रिब्स हैं ना ही ब्रेस्ट बोन है, ये सब मिसिंग है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सीटी। तो उस टाइम पर तो क्या हुआ था 1968 में एक्सरे, अब लेकिन आज के ज़माने में जब 2005 की चल रही है बात, तो वहां पर सीटी स्कैन किया जा सकता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी फुल फॉर्म, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, जो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी तक बन जाती है पूरी, ऐसी एक इमेज बन जाती है जिससे अच्छे से स्टडी की जा सके। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टेट देन द एक्सरे। अब सीटी स्कैन एक्सरे से ज़्यादा क्या रिवील कर सकता है टेट के बारे में? क्या वो इस दो सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा था, जिस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा कि हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि अपनी डेथ के टाइम पे वो कितना बड़ा था, टीनेज में तो था बट एग्जैक्टली कितने साल का था। बट ये सब जानने से पहले चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं स्टोरी में और देखते हैं। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट। जो किंग था टट, उसका डिमाइज, उसकी डेथ एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, बट इसकी डेथ के बाद हुआ क्या एक्चुअली, इसके आगे आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, कि डेथ के बाद क्या क्या चीज़ हुई ये अनक्लियर है, बट इसके पहले की चीज़ें कुछ बताई गई है। जैसे एमेनहोटेप III, ये क्या है? ये नाम है टट के फादर या ग्रैंडफादर का, कंफर्म नहीं है, फादर भी हो सकते हैं ग्रैंडफादर भी, बट ये नाम है, उस टाइम पे ये रूलर थे। एमेनहोटेप III वॉज अ पावरफुल फेरोआ, बहुत ही पावरफुल रूलर थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 40 साल तक 4 डिकेड्स तक यहाँ पर राज किया, और उनके बेटे एमेनहोटेप III के बेटे, यानी हो सकता है टट्स के ये ग्रैंडफादर रहे हों, और उनके बेटे यानी टट्स के फादर हो सकते हैं एमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम, यानी उसके बाद आए, और बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड लाया हिस्ट्री ऑफ रूलिंग में, यानी अपनी एंशियंट इजिप्ट की रूलिंग में बहुत ही स्ट्रेंज पीरियड लाया, बहुत ही अजीब पीरियड। क्यों? क्योंकि इन्होंने यार पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। द न्यू फेरोआ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन, द सन डिस्क। इन्होंने किसकी वर्शिप प्रोमोट करी? एटेन की, सन डिस्क की। चेंज इज नेम टू अखेनाटेन और सर्वेंट ऑफ द एटेन। क्या नाम अपना चेंज कर लिया? अखेनाटेन, जिसका मतलब होता है एटेन का सर्वेंट। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेताटेन। इन्होंने क्या किया? जो पुरानी कैपिटल सिटी थी, रिलीजियस कैपिटल, वो क्या थी? थीबिस। तो बिल्कुल रिलीजियस चीजें चेंज कर दी, न्यू सिटी बना दी कैपिटल सिटी अखेताटेन, नाउ नोन एज अमरना, जो अब किस नाम से जानी जाती है? अमरना। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एमुन, अ मेजर गॉड। उस टाइम के बहुत ही बड़े गॉड एमुन को अटैक किया इन्होंने, उनकी इमेजेस को तोड़ी, टेम्पल्स को बंद करवाए, यानी रिलीजियस चेंज लाया पूरा का पूरा, इसीलिए स्ट्रेंज पीरियड बोला जा रहा है। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, सेड रे जॉनसन। अब ये कौन है? ये हैं डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशिएंट थेबिस, यानी भाई थेबिस के डायरेक्टर हैं शिकागो रिसर्च के। ठीक है, आगे देखो। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखेनातेन वेंट अ लिटिल वैकी। आफ्टर अखेनातेन डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड। सुनो, ये लाइन का मतलब है कि ये फैमिली जिसने सालों तक, सेंचुरीज तक रूल किया, अब एक एंड पे आ रही थी, और अखेनातेन ने बहुत ही ज़्यादा उल्टे पुल्टे चेंजेस ला दिए। अब जब अखेनातेन की डेथ हो गई, आफ्टर अखेनातेन डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेंखकारे, क्या नाम है? स्मेंखकारे, अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विथ हार्डली अ ट्रेस, यानी बहुत कम टाइम के लिए आए और चले भी गए विदाउट एनी ट्रेस, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के चले गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड देन अ यंग, वेरी यंग टूटेनखामेन टुक द थ्रोन। जो अपना मेन कैरेक्टर है टूटेनखामेन, कौन? टट, ये इसके पास आता है थ्रोन, ये बनता है किंग, जिसको आज बहुत लोग जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम, मैंने बताया ना, इसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। क्या नाम रख लिया था? टूटेनखामुन, जिसका मतलब होता है आमुन। देखो, खामुन और आमुन, आमुन के लिविंग इमेज हैं। आमुन कौन थे? गॉड उस टाइम पे। अब ये आमुन वही गॉड है जिसको बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया था इनके फोर फादर्स ने, अखेटाटेन ने। ये क्या करता है? आगे देखो। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिस्टोरेशन लाया, रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 years, इन्होंने 9 साल तक लड़ाई लड़ी, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, फिर उसके बाद मर गए अनएक्सपेक्टेडली, जो आज तक किसी को नहीं पता। अब वापस आते हैं स्टोरी पे कि सीटी मशीन तो हुई थी जब स्कैन किया गया था, तो कुछ डिटेल आई थी टट के हेड के बारे में। स्कैंड इन 0.62 millimeter स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर्स, टेक्स ऑन ईरी डिटेल। ईरी मतलब स्ट्रेंज, कुछ डिटेल्स मिलती है एक इमेज में, इन द रिजल्टिंग इमेज। जब सीटी स्कैन हुआ तो जब रिजल्टिंग इमेज आई, जब फाइनल रिपोर्ट आई, तो उसमें हेड के बारे में, सर के बारे में कुछ मालूम पड़ा। जब और सारी रिसर्च हुई एक टीम के द्वारा, तो मालूम पड़ा कि विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ ग्लाइडर बुरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि इसके साथ एक विंग्ड गॉडेसेस इसके साथ इतने साल तक, इतने समय तक थी।
और उसी गॉडेस ने इसे प्रोटेक्ट करके रखा था इतने सालों तक। गॉडेस का नाम क्या था? ओसाइरिस। ये देखो एक इमेज भी तुम्हारी बुक में दी गई हुई है कि इस तरह से इसकी प्रोटेक्ट कर रही है हमेशा से इतने सालों से। आते हैं डिटेल्स पे वापस कि कैसे ले जाया जा रहा था, कैसे ले जाया गया उस सीटी स्कैन मशीन तक। तो द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम टॉम इन हिज बॉक्स में ले जाया जा रहा था। लाइक पॉल बीयरर्स का मतलब क्या होता है? जो मौत के बाद सपोर्ट करते हैं, कंधा देते हैं लाश को, वो। तो पॉल बीयरर्स की तरह ही लोग इन्हें ऐसे पकड़ के एक बॉक्स में ले जा रहे थे। फिर उसके बाद दे क्लाइम्ड अ रैंप एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू अ स्विर्लिंग सैंड आउटसाइड। पूरा का पूरा ये सब ओपन डेजर्ट में हो रहा था। उन्होंने एक रैंप पे चढ़े, फिर उसके बाद एक स्टेयर्स आई, उस पर चढ़े, और देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे चढ़े, हाइड्रोलिक मतलब लिफ्ट पे चढ़े, और वो लिफ्ट कहाँ ले गई उन्हें? उस स्कैनर के पास। 20 मिनट्स लेटर 2 men इमर्ज्ड स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। 20 मिनट के बाद वहीं से 2 आदमी निकलते हैं और भागते हुए ऑफिस के पास जाते हैं अपने, जो बहुत ही पास में था, और वहां से एक चीज लेके आते हैं, अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस लेके आते हैं। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। जो कूलर का फैन था ना, जो लगा हुआ था सीटी स्कैन मशीन में, वो क्यों खराब हो गया? क्योंकि वो सब रेत में हो रहा था तो सैंड घुस गई थी। तो अब 2 प्लास्टिक फैंस लेकर आए जिसको मैनुअली हाथ से चला रहे थे। अब वहां पर एक गार्ड खड़ा हुआ बोल देता है कि ये तो फेरोहा का कर्स है, श्राप दिया उसने, कर्स ऑफ द फेरोहा, जोक्ड द गार्ड नर्वसली। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क, बट जो सब्स्टिट्यूट फैंस लाए गए थे वो वर्क हुए, काम खत्म हुआ। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न द टट ओवर टू द वर्कमैन। सब कुछ कर लेने के बाद वर्कमैन को वापस कर दिया उस बॉडी को, हु कैरिड देम बैक टू हिज टॉम्ब। उन्होंने वापस कब्र के पास ले गए। 3 घंटे से भी कम लगा ये सब काम होने में, टट को लेने में और टट को वापस अपनी जगह पर ले जाके रख देने में। क्या होता है, सीटी स्कैन जब रिपोर्ट आती है तो पिक्सेल्स, जैसे ह्यूमन बॉडी की सेल्स होता है ना सबसे छोटा यूनिट, वैसे पिक्सेल्स होता है इमेज का सबसे छोटा यूनिट। पता भी होगा तुम्हें, 13 मेगापिक्सल का मोबाइल, 20 मेगापिक्सल का मोबाइल। तो जो एक छोटी सी पिक्सल थी वो सारी पिक्सल स्कैटर्ड थी, जिससे ग्रे हेड का शेप बन रहा था। ये सारी चीज़ों को एवरी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में एक टेक्नीशियन ने स्पन किया, यानी मिलाया, और फिर देखा कि हेड तो बना, फिर नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटमी क्लास। तो नेक और वर्टिब्रे यानी नेक और स्पाइनल कॉर्ड भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी जैसे एक एनाटमी क्लास में। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, कई अलग इमेजेस ने हैंड भी दिखाए। सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज दिखा, स्कल दिखा, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। अब तक प्रेशर हट चुका था क्योंकि लग रहा था काम सक्सेसफुल है। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड। देखो ये सारा काम कौन कर रहा था, बताया था ना इस टाइम पे, पहले क्रिएटर ने किया था उस टाइम पे जब वहां पर एक्सरे मशीन हुआ करती थी उस टाइम पे। अभी कौन कर रहा था जब सीटी स्कैन की टेक्नोलॉजी आ चुकी है? जाही हवास। तो वो स्माइल करता है, कहता है कि आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। उसको लगा कि काम हो चुका है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू दी सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड। अब ये सब काम होने के बाद जब वो ट्रेलर को, यानी वो जो ऊपर लगाया हुआ था सेटअप, उसको छोड़ते हैं, मेटल स्टेयर्स जो नीचे आ रही थी ग्राउंड पे डेजर्ट में, वहाँ पर उतरते हैं, तो जो पूरा मौसम खराब हुआ था ना, जो शुरू में मैंने बताया था, वो मौसम बिल्कुल अब शांत हो चुका था। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड। वो जो वैली ऑफ डिपार्टेड इसलिए बोला गया क्योंकि वो जो पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया था, वहाँ ढेर सारी टॉम्स थी, कई सारे लाशें थी, तो वो इतनी शांत हो गई थी वैली की, वो वैली ही लाश की लग रही थी। Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. मतलब कि जब वो नीचे आए तो देखते हैं टट्स की टॉम्ब, जो टट की टॉम्ब थी ना, उसके ऊपर एंट्रेंस पे ही देखा कि ओरियन था। ओरियन यानी कि कॉन्स्टिलेशन, तारों का एक समूह, जिसको हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी ये राशि है, मेरी ये राशि है, तो वही वहाँ पे कौन सा था? ओरियन। और इजिप्शियंस बिलीव करते थे कि ये ओसाइरिस की सोल है, आत्मा है आसमान में, जो इस बॉय को, इस किंग को प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि जब तक ओसाइरिस, वो गॉडेस जिंदा थी, तब तक वहां पर प्रोटेक्ट किया, और अब आसमान में प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये इस तरह से इस कंक्लूजन के साथ एंड होती है स्टोरी। जब काम तो सारा सक्सेसफुल हो गया साइंटिफिक तौर पे, बट जब सब लोग नीचे उतरे डेजर्ट में तो देखते हैं ऊपर कि ओरियन, जो ओसाइरिस गॉडेस थी, उसी की आत्मा माने जाने वाली कलेक्शन ऑफ स्टार्स ओरियन आसमान में दिख रही थी। इस पूरी की पूरी स्टोरी का सोर्स है नेशनल ज्योग्राफिक, यानी ये पूरा लिखा हुआ चीज़ है। अब इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जैसे सीटी स्कैन का रिजल्ट क्या था, फिर उसके बाद हॉवर्ड कैटर ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया था, फिर डिफरेंस क्या था उस टाइम की एक्सरे इन्वेस्टिगेशन का और अभी सीटी स्कैन इन्वेस्टिगेशन का। आएगा ये सब कुछ इस PDF में दिया हुआ है जो वेबसाइट padlexia.com पे मिल जाएगी। खत्म होता है एक लंबा चैप्टर, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। तुमने मॉमी के बारे में तो बहुत सुना होगा, आज मम्मी के बारे में भी जान लिया है। सबको बता दो, जैसे मम्मी को शेयर करते हो, मम्मी को भी शेयर कर दो, सब में नोटिफिकेशन छेड़ दो कि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।